नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है, एनटीए नेट की जो कहानियाँ हैं वह कहानियाँ हम पढ़ा रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो हम देख रहे थे राजा निर्बंसिया कहानी, जो कि कमलेश्वर की लिखित कहानी है। उसी कहानी में हमने एक भाग देख चुका था। हमने यहाँ तक देखा था कि वह पट्टी बदल कर बच्चन सिंह हाथ धोने लगता है और उसके हाथ पर चंदा जो है, जगपति की पत्नी, वह पानी डालती है और पानी डालने के बाद हाथ धोने हो जाने के बाद फिर चंदा लौट कर जगपति के पास आती है और उसके बेड पर बैठकर अपने पैरों के नाखूनों को पैरों से दबाकर उसकी हथेली सहलाती है बच्चन सिंह की। यहाँ तक हमने कहानी पीछे के भाग में देखी थी और अभी के भाग में इसके आगे की कहानी देखेंगे। धीरे धीरे बाहर अंधेरा बढ़ चला। बच्चन सिंह तेल की एक लालटेन लाकर मरीजों के कमरे के एक कोने में रख गया। यानी वहाँ अंधेरा हो गया था तब जब अब उस ज़माने में तो बिजली की व्यवस्था नहीं थी, तो लालटेन जिसमें वह मिट्टी का तेल डालकर एक जोत जलाई जाती थी और वो ऊपर से ऐसे कांच का था, सुरई जैसा। तो वह लालटेन वह मरीजों के विभागों में, यानी जहाँ पर मरीजों की खाटें हैं, उस कमरे में रखता है। चंपा ने जगपति की कलाई दबाते दबाते धीरे से कहा, कंपाउंडर साहब कह रहे थे। यानी वह चंपा जो है, वह चंपा अपने पति यानी जगपति के हाथों की कलाइयाँ दबा रही है और दबाते दबाते कहती है कि कंपाउंडर साहब कह रहे थे। और इतना कहकर वह जगपति का ध्यान आकृष्ट करने के लिए चुप हो गई। यानी वह कहती है कि कंपाउंडर साहब कह रहे थे, इतना कहकर कुछ जगपति कुछ बोले, इस आशा से वह चुप हो जाती है। अभी जगपति कहते हैं, क्या कह रहे थे? जगपति ने अनमने स्वर में बोला, कुछ ताकत की दवाइयाँ तुम्हारे लिए ज़रूरी है। अभी वह जगपति जो है वह कहते हैं कि क्या बोल रहे थे बच्चन सिंह, यानी कंपाउंडर साहब। तो वह उसकी पत्नी चंपा कहती है कि तुम्हारे लिए कुछ ताकत की, कुछ एनर्जी की दवाइयाँ आवश्यक है, ज़रूरी है। तो वह जगपति कहता है, मैं जानता हूँ। और फिर चंपा कहती है, पर फिर वहाँ जगपति कहता है, "अ, देखो चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाने जा सकते हैं। हमारी औकात इन दवाइयों की नहीं है।" यानी यहाँ पर जो पैसों की बात है यहाँ पर दिखाई देती है। जो जगपति है वह कहता है कि जो एनर्जी की दवाई, ताकत की दवाई है, वह ज़्यादा महंगी होगी और उसके लिए पैसा भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन हमारे पास तो उतना पैसा नहीं है। उतनी पैसे देकर हम दवाई खरीद नहीं सकते, इसलिए हमें हमारे औकात में रहना चाहिए, ऐसा वह पत्नी को कहता है। औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसों की तुम तो देखा। यानी अभी वह उसकी पत्नी कहती है कि औकात आदमी की देखी जाती है, पैसों की तुम तो देखा जाएगा। यानी जो होगा देखा जाएगा। कंप्यूटर साहब इंतजाम कर देंगे, उनसे कहूँगी मैं। यानी चंदा कहती है कि जो कंपाउंडर साहब है, जो बच्चन सिंह हैं, ये वह इंतज़ाम करेंगे, मैं उनसे कहूँगी। नहीं चंदा, उधार खाते से मेरा इलाज नहीं होगा, चाहे 1 के 4 दिन लग जाए। वह जगपति है, कहता है कि उधार खाते के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, उधारी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और वह मेरा इलाज होने के लिए या मेरा जो कुछ भी घाव है वह कम होने के लिए दो यानी कम दिनों की बजाय ज़्यादा दिन लगे तो भी चलेगा, लेकिन वह उधार नहीं चाहिए, ऐसा वह कहता है। 4 दिन लग जाए इसमें तो, यानी फिर वह कहती है, तो इसमें तो तुम नहीं जानती, कर्ज कोड का रोग होता है, एक बार लगने से तन को गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। अभी वह जगपति कहता है अपनी पत्नी से, तुम नहीं जानती हो
कि कर्ज जो है वह एक प्रकार का रोग है। उसमें तन भी रोगी बन जाता है और मन भी रोगी हो जाता है। यानी वह एक बार किसी से उधार लिया या कर्ज लिया, वह चुकाने के लिए बहुत कुछ कष्ट सहन करना पड़ता है, ऐसा वह अपनी पत्नी को समझाता है। इतना ही नहीं, कर्ज फेडने परत करने के लिए या कर्ज चुकाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। उसमें शरीर भी अंग जो है वह तो क्षीण हो जाता है, वह तो घायल हो जाता है। उसके बाद भी मन भी रोगी हो जाता है। यानी मन के जो विचार है वह भी दूषित हो जाते हैं, मन भी दूषित हो जाते, ऐसा वह समझा रहा है। लेकिन कहते कहते वह रुक गई। लेकिन वह कुछ कहना चाहती थी चंपा, लेकिन इतना ही कहती है और कुछ कहने से वह रुक जाती है। जगपति अपनी पत्नी की टेक रखने के लिए दूसरी ओर मुंह घुमाकर लेटा रहा। यानी वह अपनी पत्नी को बैठने के लिए जगह देता है और दूसरी तरफ मुंह कर सो जाता है उसी कॉट पर। और तीसरी रोज जगपति के सिराहा ने कई ताकत की दवाइयाँ रखी थी और चंदा की ठहरने वाली कोठरी में उसके लेटने के लिए एक खाट भी पहुंच गई थी। यानी तीसरा दिन जब निकलता है तब जगपति के कॉट के सिराहा ने कुछ ताकत की, एनर्जी की दवाइयाँ जो थी वह दवाइयाँ थी। और चंदा जहाँ पर मरीजों के साथ जो भी अन्य जो परिवार के लोग आते हैं या होता है, उसके लिए रुकने के लिए जो कोठरी थी, कमरा था, उसमें उसके लिए चंदा के लिए एक खाट यानी एक कॉट भी रखा गया था। चंदा जब आई तो जगपति के चेहरे पर मानसिक पीड़ा की असंख्य रेखाएं उभरी थी। यानी वह सोच रहा है कि दवाइयाँ कहाँ से लाई है, इसने क्या किया है, क्या बेचा है, क्या नहीं है, ऐसे कुछ वो विचारों में पड़ा था। और एक मानसिक पीड़ा की असंख्य उसके मन में विचार आ रहे थे, असंख्य उसके मन में समस्याएं आ रही थी कि इतनी दवाइयों का चंदा ने इंतज़ाम कहाँ से किया है, कैसे किया है। ऐसे कई विचारों में वह भटक रहा था, जैसे वह अपनी बीमारी से लड़ने के अलावा सोए अपनी आत्मा से भी लड़ रहा हो। जैसे वह बीमारी के बारे में सोच कर या बीमारी से तो लड़ ही रहा है, मन के अंदर जो असंख्य जो नकारात्मक विचार उठ रहे हैं, उस विचारों से खुद की आत्मा से भी वह लड़ रहा है। चंदा की नादानी और स्नेह से भी उलझ रहा हो और सबसे ऊपर सहायता करने वाले की दया से सूझ रहा हो। यानी वह सोच रहा है कि सहायता किसने की होगी। चंदा की जो नादानी है, उसने जो कहा था वो दवाई तो ला चुकी है और वह चंदा के प्रेम से भी उलझ रहा है और किसने सहायता की है उससे भी वह सूझ रहा है और क्यों की होगी, यही प्रश्न से भी वह मन ही मन सूझ रहा है, मन ही मन जूझ रहा है, ऐसा वह दिखाया देता है। चंदा ने देखा तो यह सब सह न पाई। उसके जी में आया कि कह दे, क्या आज तक तुमने कभी किसी से उधार पैसे नहीं लिए। अभी वह चंदा ने जब वह जगपति की अवस्था देखी तो वह देखने के बाद उसके मन में आया, क्या तुमने कभी किसी से उधार नहीं लिया है क्या। वह ऐसा सवाल करने की सोच रही थी मगर करती नहीं। पर वह तो खुद तुमने लिए थे और तुम्हें मेरे सामने स्वीकार नहीं करना पड़ा था। वह कहती है, अपने पति से कहना चाहती है कि तुमने भी कहीं किसी से उधार लिया था या लिया होगा, मगर तुमने मेरे सामने कभी स्वीकार नहीं किया, इसलिए लेते झिझक नहीं लगी। पर आज मेरे सामने उसे स्वीकार करते तुम्हारा झूठ परोश तिल मिलाकर जाग पड़ा है। यानी वह बोलना चाहती है, बताना चाहती है उसके पति से, या पूछ रही है कि तुमने भी कभी उधार लिया है। यह स्वीकार करने यानी कि मैंने भी कभी, जगपति ने भी कभी उधार लिया है किसी से, यह कहने में तुम्हें शर्म आ रही है या तुम्हारा जो पुरुष तत्व है वह तिलमिला उठेगा, कहीं ना कहीं वह मिट जाएगा। इस भय से तुम मुझे नहीं बता रहे हो कि तुमने कभी किसी से उधार लिया है या कर्ज लिया है। पर जगपति के मुख पर बिखरी हुई पीड़ा में जिस आदर्श की गहराई थी वह चंदा के मन में चोर की तरह घुस गई। यानी वह
जगपति के मुख पर जो पीड़ा थी वह एक आदर्श की गहराई थी। यानी घर की जो मर्यादा थी, घर की जो इज्जत थी, वह उसके मुख पर दिखाई दे रही थी। वह चंदा के मन में चोर की तरह घुस गई थी। यानी उसके मन जो जगपति के चेहरे पर जो भाव थे, उस भाव वही वही भाव चंदा के हृदय में यानी मन में घुस गए थे। और बड़ी स्वाभाविकता से उसने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ का कड़ा बेचने को दे दिया था। यानी वह यह सब अवस्था देखकर जगपति की वह कहती है, यह जो दवाई है, यह दवाई किसी की मेहरबानी या किसी की एहसान की नहीं है। मैंने मेरे हाथ का कड़ा यानी कंगन जो था वह बेचने को दिया था, उसी में आई है। वह बेचकर ही मैंने जो दवाई लाई है, ऐसा वह कहती है। मुझसे पूछा तक नहीं। और जगपति ने कहा, और जैसे खुद मन की कमजोरी को दबा दबा गया, कड़ा बेचने से तो अच्छा था कि बच्चन सिंह की दया ही ओढ़ ली जाती। यानी वह कहता है कि तुमने मुझे बिना पूछे ही आपके हाथ हाथ का कंगन बेचा, कड़ा बेचा, पूछा ही नहीं। इससे बेहतर तुम कंगन बेचने से बेहतर जो बच्चन सिंह जो दया कर रहा था, वह कुछ सहायता करना चाहता था, वह लेने से वह स्वीकार करने से अच्छा होता था। कड़ा बेचने की क्या आवश्यकता थी, ऐसा वह जगपति कह रहा है। और उसे हल्का सा पछतावा भी था कि नाहक वह रो में रो में बड़ी बड़ी बातें कह जाता, ज्ञानियों की तरह सीख देता देता है। यानी वह किससे कुछ कहे बच्चन सिंह से, तो वो ज्ञानी की तरह एक बातें कर रहा है। यानी वह बच्चन सिंह जो है एक मन में कमजोरी सी महसूस कर रहा है और वह बेचैन सा है, क्योंकि वह कहता है, मुझे यदि यह स्थिति न आती, मैं यदि अस्पताल में न होता, तो कड़ा बेचने की अवस्था उस पर नहीं आती थी, ऐसा वह सोच रहा है। और वह इस प्रकार सोचते सोचते एक मन के विचारों में ही खोसा गया है। और जब चंदा अंधेरा होते उठकर अपनी कोठरी में सोने के लिए जाने को हुई, तो कहते कहते यह बात दबा गई कि बच्चन सिंह ने उसके लिए एक खाट का इंतजाम भी कर दिया है। यानी वह अंधेरा हो गया और वो जब सोने में उसकी जहाँ पर जगह थी, उस कमरे में जाते, उस कोठरी में जाते समय यह भी कह दिया कि बच्चन सिंह ने मेरे लिए एक खाट की एक कॉट की व्यवस्था की है। कमरे से निकली तो सीधी कोठरी में गई और हाथ का कड़ा लेकर सीधे दवाखाने की ओर चली गई, जहां बच्चन सिंह अकेला डॉक्टर की कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाए लैंप की पीली रोशनी में लेटा था। यानी वह कोठरी में गई और कोठरी में जाकर जो हाथ का कड़ा था, वह कड़ा लेकर वह सीधे अस्पताल की तरफ गई, जहाँ पर डॉक्टर साहब बैठते थे, वहाँ पर गई। और वहाँ पर बच्चन सिंह जो था वो डॉक्टर साहब की कुर्सी पर आराम से बैठा था। वह लैंप एक दिए की रोशनी में, पीली रोशनी में लेटा था। जगपति का व्यवहार चंदा को लग गया था, और यह भी कि वह क्यों बच्चन सिंह का एहसान अभी से लाद ले। यानी वह उसके पति ने जो कहा था जगपति ने कि किसी से उधार लेना किस प्रकार तन भी बीमार और मन भी बीमार होता है, यह जो बात थी, यह बात उसके मन में खटक रही थी चंदा के। तो वह कहती है कि किसी का एहसान, यानी वह बच्चन सिंह का एहसान अभी से क्यों ले ले, क्यों खुद पर वह एहसान लाद ले। यह सोचकर वह चुकाने के लिए वह एक कंगन लेकर उसके पास, कड़ा लेकर उसके पास जाती है। पति के लिए जेवर की इतनी औकात है, वह बेधड़क सी दवाखाने में घुस गई। दिन की पहचान के कारण उसे कमरे की मेज, कुर्सी और दवाओं की अलमारी की स्थिति का अनुमान था। यानी वह ऐसे सोचते सोचते एकदम उस दवाखाने में, अस्पताल में घुस गई तो अंदर वह दवाइयों की अलमारी थी, मेज, कुर्सी और वह दवाइयों की अलमारी, सब कुछ उसको मालूम हुआ और सब कुछ उसको दिखाई दिया। वैसे कमरा अंधेरा ही पड़ा था, क्योंकि लैंप की रोशनी केवल अपने वृत्त में अधिक प्रकाशवान होकर कोनों के अंधेरे को और भी घनीभूत कर रही थी। यानी जो लैंप था, जो दिया था, उसकी जो रोशनी थी उस वृत्त में, यानी जहाँ तक वो गोलाकार आकार में ही रोशनी पड़ी थी, और बाकी कमरे में तो अंधेरा ही अंधेरा था।
घनीभूत अंधेरा था। बच्चन सिंह ने चंदा को घुसते ही पहचान लिया। वह उठकर खड़ा हो गया। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया, पर सहसा सहम गई। यानी वहाँ अंदर जाते ही बच्चन सिंह ने चंदा को पहचान लिया था कि यह चंदा ही है, तो वह उठकर खड़ा हो जाता है। और वह चंदा भीतर जाती हुई कदम कदम तो यानी उसने दहलीज के अंदर, कमरे के अंदर प्रवेश तो किया, पर सहसा वह सहम गई, कुछ रुक गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। जैसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया है और जिसमें पानी की गहराई पाताल की पत्तों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो। नीचे अंधेरा, एकांत, घुटन, पाप। यानी यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी कुएं पर कोई गिरने से या कुएं में जाने के बाद जैसे जैसे वो पैरों के नीचे सी जो चिकनाहट है वह फैलती जाती है और आदमी नीचे नीचे धंसता जाता है, उसी प्रकार जो चंदा की अवस्था हो चुकी थी। और वह इतने में अंधेरा तो था ही, एकांत मन में जो घुटन भी थी और मन में पाप भी था कि हम क्या कर रहे हैं। बच्चन सिंह अवाक ताकता रह गया और चंदा ऐसे वापस लौट पड़ी जैसे किसी काले पिशाच के पंजे से मुक्ति मिली हो। यानी वहाँ जो है वह देखने के बाद वहाँ से लौट आती है जैसे किसी भेड़िए के चंगुल से बचकर निकली हो, इस प्रकार वह वहाँ से निकल आती है। बच्चन सिंह के सामने क्षण भर में सारी परिस्थिति कौंध गई और उसने वहीं से बहुत संयत आवाज में जबान को दबाते हुए जैसे वायु में स्पष्ट ध्वनित कर दिया, चंदा। यानी तभी बच्चन सिंह ने एक धीमी सी आवाज में या धीमे से स्वर में कहा कि हल्के स्वर में चंदा कह दिया। वह आवाज़ इतनी बेजान थी और निरंतर होते हुए भी इतनी सार्थक थी कि उस खामोशी में अर्थ भर गया। चंदा रुक गई। यानी उसने धीरे से चंदा कहकर पुकारा, आवाज़ लगाई। एक अस्पष्ट ध्वनि थी, लेकिन वह निरर्थक होते हुए भी, किसी को सुनाई न देते हुए भी वह चंदा के कानों तक जाती है और चंदा रुक जाती है। बच्चन सिंह उसके पास जाकर रुक गया। अभी चंदा रुक जाने के बाद बच्चन सिंह भी उसके पास जाकर रुक जाता है। सामने का घना पेड़ स्तब्ध खड़ा था। उसकी काली परछाई की परिधि जैसे एक बार फैलकर उन्हें अपने वृत्त में समेट लेती और दूसरे ही क्षण मुक्त कर देती। यानी जो पेड़ था, उस पेड़ भी अंधेरे में उसकी जो छाया थी वह परिधि उसकी परिधि यानी जो भी वृत्ताकार था पेड़ का, उसकी जो छाया थी, आभा थी, वह भी फैलकर समेट गई थी। दवाखाने का लैंप सहसा भर भर कर रुक गया और मरीजों के कमरे से एक कराह की आवाज़ दूर मैदान के छोर तक जाकर डूब गई। यानी जो मरीज थे वहाँ से भी कुछ आवाज़ आ रही थी और वह कहीं दूर जाकर एक डूब गई। चंदा ने वैसे ही नीचे ताकते हुए अपने को संयत करते हुए कहा, यह कड़ा तुम्हें देने आई थी तो वापस क्यों चली जा रही थी। यानी वह चंदा कहती है यहाँ वहाँ देखते हुए और घबराते हुए कहती है कि यह कड़ा मैं बच्चन सिंह को कहती है कि यह कड़ा मैं तुम्हें देने के लिए आई थी। और वह फिर बच्चन सिंह कहता है, तो बिना दे ही वापस क्यों चली जा रही थी। चंदा चुप है और 2 क्षण रुककर उसने अपने हाथ का सोने का कड़ा धीरे से उसकी ओर बढ़ा दिया, जैसे देने का साहस न होते हुए भी यह काम अवश्य था। यानी वह जो सोने का कड़ा है वह उतार कर दे रही है। मन में इच्छा नहीं है देने की, लेकिन फिर भी जो पति ने बात की है, किसी के उधार में नहीं रहना चाहिए। उधारी में या कर्जे में तन तो रोगी बनता ही है, साथ में मन भी रोगी हो जाता है। यह जो उसकी पति की बात थी, यह बात उसके मन में लग गई थी, इसलिए वह किसी का एहसान नहीं लेना चाहती थी। इसलिए उसने हाथ का सोने का कड़ा उतार कर बच्चन सिंह को दिया। बच्चन सिंह ने उसकी सारी काया को एक बार देखते हुए अपनी आंखें उसके सिर पर जमा दी। उसने ऊपर पड़े कपड़े के पार नरम चिकनाई से भरे लंबे लंबे बाल थे, जिनकी भाप सी महक फैलती जा रही थी। वह धीरे धीरे से बोला, लाओ।
यानी वह उसकी तरफ देख रहा है, एक टकी भर के उसकी माथे की, चंदा की माथे की तरफ देख रहा है, उसकी बालों को देख रहा है और देखते हुए वह कहता है धीरे से कि लाओ मुझे कंगन। चंदा ने कड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। कड़ा हाथ में लेकर वह बोला, सुनो। उसने कड़ा लिया और कड़ा हाथ में लेकर बच्चन सिंह बोलता है कि सुनो। चंदा ने प्रश्न भरी नजरें उसकी ओर उठा दी। उनमें झांकते हुए अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ते हुए उसने वह कड़ा उसकी कलाई में पहना दिया। चंदा चुपचाप कोठरी की ओर चल दी और बच्चन सिंह दवाखाने की ओर। यानी उसने कड़ा लिया और फिर सुनो कहा तो चंदा रुक गई और चंदा ने प्रश्न भरे नज़रों से, यानी वह कुछ पूछना चाहती है कि क्या है, क्यों रुकाया, ऐसा कुछ पूछना चाहती है लेकिन कुछ पूछती नहीं है। तभी बच्चन सिंह उसका हाथ पकड़ कर जो कड़ा है, जो कंगन है उसने बेच दिया था, एहसान नहीं लेना चाहिए, इसके लिए दिया था वह कड़ा बच्चन सिंह उसके हाथ में पहनाता है चंदा के। और तब चंदा चुपचाप अपनी कोठरी की तरफ जाती है और बच्चन सिंह दवाखाने की ओर चला जाता है। कालिक बुरी तरह बढ़ गई थी और सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट गए थे, पर जैसे उस कालिक में कुछ रह गया था। यानी कालिक यानी अंधेरा। अंधेरा जो काला होता है, तो कालिक यानी अंधेरा बहुत हो गया था। और दोनों जो बच्चन सिंह दवाखाने की तरफ गया था और जो चंदा इसकी कोठरी की तरफ आई थी। और जो पेड़ की जो छाया है वह परछाई जो गहरी होती जा रही थी, यानी अंधेरा बढ़ रहा है, उस प्रकार वह जो परछाई थी पेड़ की वह भी एक कालिक में शामिल हो गई थी। दोनों लौट गए थे, पर जैसे उस कालिक में कुछ रह गया था, या मानो उस का जो अंधेरी रात है, उस काली भयावह रात में कुछ ना कुछ वही छूट गया था। जहाँ पर इसने कंगन बच्चन सिंह ने लौट दिया था, वह उसी जगह पर कुछ ना कुछ रह गया है, ऐसा चंदा के मन में महसूस हो रहा था। दवाखाने का लैंप जो जलते जलते एक बार भभका था, उसमें तेल न रह जाने के कारण बत्ती की लो बीच से फट गई थी। यानी जो लैंप वहाँ पर था और उसका तेल खत्म होने के कारण एकदम ऐसी उजाला होता है और वह बुझ सा जाता है। उसके ऊपर धुएं की लकीरें बल खाती सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थी। यानी वह बुझ जाने के बाद जो धुआं एकदम सा ऊपर आया और बुझ गया और वह भी अंधेरे में मिल गया। सुबह जब चंदा जगपति के पास पहुंची और बिस्तर ठीक करने लगी, तो जगपति को लगा कि चंदा बहुत उदास थी। क्षण क्षण में चंदा के मुख पर अनगिनत भाव आ जा रहे थे, जिनमें असमंजस था। यानी वह चंदा जब जगपति के कमरे में गई सुबह और जाने के बाद वह जगपति का बिस्तर ठीक कर रही थी, तब उसके मन में देखते देखते हुए जो चंदा के चेहरे पर उदासी सी छाई थी, मन में न जाने कितने भाव प्रकट हो रहे थे। किसके मन में असमंजसता, पीड़ा थी और वह सब कुछ मन ही मन सहती जा रही थी। कोई अदृश्य पाप कर चुकने के बाद रहस्य की गहराई से किए गए पश्चाताप जैसी धूमिल चमक। यानी उसके मन में जैसे कोई पाप किया है और वो उस पाप का भी मन से गहराई से वह पश्चाताप, यानी जो काम तो हो चुका है, जो करना नहीं चाहिए वो तो हो चुका है, लेकिन अब वो हो चुका है तो मन में एक पश्चाताप, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसे मन के विचारों में वह एक चमक की तरह मन ही मन घुटन की सहारे जी रही थी, या मन ही मन घुट रही थी। रानी मंत्री के अभी जो कहानी माँ सुना रही थी वह कहानी का अंश। रानी मंत्री के साथ जब निराश होकर लौटी तो देखा राजा महल में उपस्थित थे। यानी जो रानी यानी वह 8वें दिन राजा आता है लड़ाई से लेकिन नहीं आया, तो वह रानी जो है अपने मंत्री को लेकर राजा को ढूंढने के लिए जाती है, मगर राजा नहीं मिलता और वो फिर रानी और जो प्रधान है, मंत्री है, वह लौट कर आते हैं। और आने के बाद वह राजा उसके पहले से ही महल में आकर बैठा है। वह रानी देखकर खुश हो जाती है, पर राजा को रानी का इस तरह मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। रानी ने राजा को समझाया कि वह
वहाँ तक केवल राजा के प्रति अटूट प्रेम के कारण अपने को न रोक सकी। यानी वहाँ राजा कहता है कि तुम ढूंढने गई अच्छी बात है, लेकिन मंत्री के साथ क्यों गई? मंत्री के साथ मन में जो अशंका है, मन में जो नकारात्मक विचार है, नकारात्मक ऊर्जा है, जो मन में असहाय उठने वाले विचार है, वह विचार राजा के मन में धस से घुस जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद राजा कहता है कि तुम ढूंढने रानी रानी राजा रानी जो थी, रानी रानी राजा पर पूरे मन से तन्मयता के साथ प्रेम करती थी। उसी प्रेम के कारण राजा न आने के कारण वह मंत्री को लेकर उसको ढूंढने के लिए गई। लेकिन राजा के मन में सवाल उत्पन्न हो गया कि तुम मंत्री के साथ ही मुझे ढूंढने के लिए क्यों गई? यानी जो राजा के मन में जो स्थिति है, वह स्थिति वहाँ पर जो चंदा का पति है, उसके मन में भी यह विचार उमड़ आया है। उसी प्रकार यानी स्थिति इस माँ ने जो कथा बताई थी नीरबंसिया राजा की, उसी प्रकार की कथा जो है, वह कथा भी इधर जगपति के मन में भी उभर कर आई है। यानी उसने सहायता तो ली है, सहायता ली है तो वह बच्चन सिंह से क्यों ली, या कंगन क्यों बेचे? ऐसे इस प्रकार की अटूट प्रेम के कारण वह यानी अटूट प्रेम था पति के प्रति रानी से, तो वह मंत्री को लेकर गई। लेकिन राजा रानी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों के दिलों में एक बात शुल सी गढ़ती रहती, उसके कोई संतान न थी। यानी वह एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, पूरे तन्मयता के साथ प्रेम करते थे। और वह प्रेम करते करते थे, लेकिन एक बात वह झिझक रहे थे कि उनकी कोई बच्चा न था, संतान न था। संतान के अभाव में उसका लोक परलोक बिगड़ जा रहा था और कुल की मर्यादा नष्ट होने की शंका बढ़ती जा रही थी। यानी उनका कोई बच्चा नहीं था, संतान नहीं थी, तो उनकी जो मर्यादा है, उसको जो लोक परलोक की जो भावना है, वह मिटती जा रही थी। मन में एक शंका सी उमड़ती आ रही थी कि हमारे पास तो सब कुछ है, मगर बच्चा नहीं है, संतान नहीं है। दूसरे दिन बच्चन सिंह ने मरीजों की मरहम पट्टी करते वक्त बताया था कि उसका तबादला मैनपुरी के सदर अस्पताल में हो गया है और वह परसों यहाँ से चला जाएगा। यानी दूसरे दिन जब वह मरीजों की मरहम पट्टी कर रहा है, वह मरहम पट्टी करते समय वह बता रहा है कि मेरा यहाँ से जो है, यहाँ से तबादला हो गया है मैनपुरी के अस्पताल में, और वहाँ मैं परसों ही यहाँ से निकलने वाला हूँ और परसों मैं मैनपुरी के अस्पताल में जाने वाला हूँ। जगपति ने सुना तो उसे भला ही लगा। आए दिन रोग घेरे रहते हैं, बच्चन सिंह उसके शहर के अस्पताल में पहुँचा जा रहा है तो कुछ मदद मिलती ही रहेगी। यानी वहाँ जगपति अच्छा हुआ ऐसा मन ही मन कहता है, अच्छा सोचता है, और वह कहता है जब वो शहर के अस्पताल में जाएगा तो वहाँ से कुछ दवाई मिलने का इंतज़ाम भी होगा, कुछ मदद ही मिलती रहेगी। आखिर वह ठीक तो होगा ही, और फिर मैनपुरी के सिवा कहाँ जाएगा। पर दूसरे ही क्षण उसका दिल अथक भारीपन से भर गया। पता नहीं क्यों चंदा के अस्तित्व का ध्यान आते ही उसे इस सूचना में कुछ ऐसे नुकीले कांटे दिखाई देने लगे जो उसके शरीर में किसी भी समय चुभ सकते थे। यानी उसको लगता है कि अच्छा हुआ वहाँ जाने के बाद मदद करेगा, लेकिन वहाँ झट से उसके मन में चंदा के बारे में ख्याल आता है और चंदा के बारे में सोचता है, और उसके एक अलग से मन में एक भावना सी उत्पन्न होती है और वह चुप हो जाता है। तब उसके सामने आदमी के अधिकार की लक्ष्मण रेखाएं धुएं की लकीर की तरह कांप कर मिटने लगी। यानी वह कह रहा है कि मैं मैनपुरी के अस्पताल में यहाँ से जा रहा हूँ, परसों ही निकलने वाला हूँ, लेकिन वह कहता है कि चंदा को मदद कैसे कर पाऊँगा, या चंदा की मदद मैं किस प्रकार कर पाऊँगा। तो वहाँ लेकिन जो अधिकार था, जो मानव अधिकार की लक्ष्मण रेखाएं थी, यानी जो अधिकार को लांघ कर वह नहीं जा सकता, तो उस रेखा के बदले वह उसको लांघ नहीं सकता था, तो वह कुछ भी नहीं कर सकता था। यानी वह उसके अधिकार को छोड़ना नहीं चाहता था।
संदेह के राक्षस बना बादल योगी के रूप में घूमने लगा। यानी जो राक्षस था, संदेह जो मन में था, वह संदेह भी यहाँ पर संदेह अब इसके जो जगपति के मन में घूमने लगा था। और 15-20 रोज बाद जब जगपति की हालत सुधर गई तो चंदा उसे लेकर घर घर लौट आई। यानी 15-20 दिन के बाद उसकी जो जगपति की जो हालत थी, उसके जो जख्म थे, घाव थे, वह सब कुछ भर जाने के बाद उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। और जब चंदा जो है जगपति को लेकर घर वापस आती है, यानी उसको अस्पताल से छुट्टी होती है। जगपति चलने फिरने लायक हो गया था। घर का ताला जब खोला तब रात झुक आई थी। यानी वह घर पहुँचे तो वह चलने फिरने लायक, यानी वह अच्छा खासा हो गया था, चल फिर भी सकता था। तब वह घर आया। घर आने के बाद वह घर का ताला खोला और फिर उसकी गली में तो शाम से ही अंधेरा झरना शुरू हो जाता था। यानी जो गांव कस्बे का माहौल है, तो एक शाम होते ही वहाँ पर दरवाजे बंद किए जाते हैं, घर की दरवाजे लगे जाते हैं, तो शाम से ही रात होने लगती है। यानी शाम से ही रात का अभाव, रात होने का प्रारंभ, अंधेरा होने का प्रारंभ हो चुका था। पर वो गली में आते ही उन्हें लगा जैसे कि वनवास काट कर राजधानी लौटे हो। यानी वहाँ पर जो गली पर आने के बाद, यानी वह अस्पताल से आने के बाद उसको ऐसा महसूस हुआ कि कैसे जिस प्रकार कहीं से हम वनवास काट कर लौट आए हैं। नुक्कड़ पर ही जमुना सुनार की कोठरी में सुनहरी फीक रही थी, जिसके दराजदार दरवाज़ों से लालटेन की रोशनी की लकीर झांक रही थी और कच्ची तंबाकू का धुआं रूंधी गली के मुहाने पर बुरी तरह भर गया था। यानी यहाँ पर वहाँ पर आने के बाद, गांव में आने के बाद जो लालटेन की जो रोशनी है, वह रोशनी सुनार की कोठरी से, यानी कमरे से, घर से दिखाई दे रही थी। और जो कच्ची तंबाकू का धुआं था, वह धुआं भी उड़ रहा था, दिखाई दे रहा था। सामने ही मुंशी जी अपनी जिंगला खटिया के गड्ढे में कूपी के मध्यम प्रकाश में खसरा खतौनी बिछाए मिजाज लगाने में मशगूल थे। यानी यहाँ पर जो मुंशी था, वह मुंशी भी अपनी खटिया, यानी अपने चारपाई पर जो भी बिस्तर डालकर कुप्पी, यानी जो दिया ही हम उसको कहेंगे, उसके प्रकाश में एक बिछाकर, जरी बिछाकर या कुछ बिछाकर वह मिजाज यानी आराम करने लगा था। जब जगपति के घर का दरवाज़ा खड़का तो अंधेरे में उसकी चाची ने अपने जंगल से देखा और वहीं से बैठे बैठे अपने घर के भीतर ऐलान कर दिया। यानी वह जो था, जब वह दरवाज़ा खोल रहे थे तो आवाज़ हुई, तो जगपति के चाची ने देखते हुए कहा और उसके घर की तरफ देखकर कहा, आया अपने घर में कह दिया कि राजा निर्बंसिया अस्पताल से लौट आए, कुलमा भी आई है। यानी वहाँ जो है, वहाँ पर अपने घर में, यानी चाची ने अपने घर में बता दिया, खुद के घर में, कि राजा निर्बंसिया अस्पताल से लौट आए, कुलमा। यानी राजा निर्बंसिया जो है वह जगपति को कहा, और कुलमा यानी जो कुलंक है, कलंक है, इस प्रकार की कलंक ऐसा कहती है। और वह कहती है कि यह कुलमा यानी किस काम की नहीं। और राजा निर्बंसिया का यहाँ पर हमें अर्थ स्पष्ट हुआ, जो किसी काम का नहीं। उस कथा में भी माँ सुना रही है कि राजा निर्बंसिया यानी जिसकी कोई संतान नहीं है, उसका वंश आगे बढ़ने वाला नहीं है, इस प्रकार आगे बढ़ने वाला, लेकिन उसका जो वंश है राजा का, तो वह यहीं पर समाप्त होने वाला है, आगे चलकर या वह उसके जीवन में किसी काम का नहीं है। इस प्रकार वह राजा निर्बंसिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उपयोग किया गया है। तो वह कहती है कि राजा निर्बंसिया अस्पताल से लौटे हैं और साथ में कुलमा भी आई है। कुलमा यानी जो पत्नी है उसको गाली या एक कुलमा यानी कलंक, इस प्रकार का शब्द प्रयोग करते हुए वह कहती है। यह शब्द सुनकर घर के अंधेरे भट्ठों में घुसते ही जगपति हाँप कर बैठ गया। झुंझलाकर चंदा से बोला, अंधेरे में क्या मेरे हाथ पैर तुड़वाओगी? भीतर जाकर लालटेन जला लाओ न, तेल नहीं होगा इस वक्त, ज़रा ऐसे ही काम, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। न तेल न तेल तेल न। कहते कहते जगपति एकदम चुप सा
हो जाता है या रुक गया है। यानी वहाँ अभी जो उसकी पत्नी है वह भी उसके साथ ही अस्पताल में थी, घर में तो कोई नहीं था। और वह कहता है जब चाची के शब्द सुनकर एक थोड़ा मन में गुस्सा सा हो जाता है और वह कहता है कि अपनी पत्नी से हाँफ कर झुंझला कर बैठ जाता है और कहता है कि अंधेरे में मेरे हाथ पैर तुड़वाओगे क्या, कुछ लालटेन जलाओ। तब वह चंदा कहती है कि तेल नहीं होगा। तो वह कहता है कि तुम्हारे यहाँ यानी तुम्हारे पास कभी कुछ है क्या, कभी कुछ है क्या। लेकिन वह जानता है, लेकिन फिर भी उसके मुंह से एकदम निकल जाता है और वह जगपति चुपचाप रह जाता है, यानी कुछ बोल नहीं पाता है। यानी उनसे को उसको लगता है कि ऐसा बोलना नहीं चाहिए था पत्नी को कि तुम्हारे तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, न तेल न यानी ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसे उसको बोलना नहीं चाहिए था। उसको लगता है कि यह शब्द हमें बोलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी वह बोल देता है जो उसकी चाची कहती है उसके कारण। और चंदा को लगा कि आज पहली बार जगपति ने उसके व्यर्थ मातृत्व पर इतनी गहरी चोट कर दी, जिसकी गहराई की उसने कभी कल्पना नहीं की थी। दोनों खामोश बिना एक बात किए अंदर चले गए। यानी यहाँ पर जो वो चंदा को लगता है, चंदा उस पर कितना अपार प्रेम करती थी और वह उसकी माँ के जैसा प्रेम करती थी। तो उसको लगता है कि इसने मेरा मातृत्व यानी मेरा जो प्रेम है इसके लिए कोई मायने नहीं रखता। और पहली बार ये करता है, चोट लगी थी एक स्त्री के मन पर और वह दोनों खामोश हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करते और वह अंदर चले जाते हैं घर के अंदर। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थी। जगपति के कानों में जैसे कोई व्यंग से रह गया था, राजा निर्बंसी अस्पताल से आ गए। यानी वह अंधेरा हो जाता है और उसके मन में एक ही शब्द गूंजने लगता है या मंडराने लगता है, वो जो कि राजा निर्बंसी है। यानी जो यह किसी काम का नहीं, यह जो राजा है वह किसी काम से नहीं है, अस्पताल से आए हैं। यह व्यंग भरा जो शब्द है वही उसके मन में घूमता रहता है। और चंदा के दिल में यह बात चुभ रही थी, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। यानी फिर अभी जगपति के मन में यह शब्द गूंज रहा है कि राजा निर्बंसी अस्पताल से आए हैं। तो चंदा के मन में यह शब्द उसके पति ने कहा था कि तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। यह शब्द यानी तुमसे कभी कुछ नहीं होगा या तुम्हारे पास कभी कुछ रहा है, ऐसा यह शब्द चंदा के मन में घूम रहा है। और सिसकती सिसकती चंदा न जाने कब सो गई, पर जगपति की आंखों में नींद न आई। यानी वह देखते देखते सोचते सोचते ऐसा क्यों कहा है, जो कहा है वह ऐसा नहीं कहना था। यह सोचते सोचते वह उसको भी पता नहीं होता कि वह सो जाती है। खाट पर पड़े पड़े उसके चारों ओर एक मोहक भयावह सा जाल फैल गया। लेटे लेटे उसे लगा जैसे उसका सोए का आकार बहुत क्षीण होता होता बिंदु सा रह गया है। यानी वह सोच रहा है, जगपति पड़े पड़े, जगपति को नींद नहीं आ रही है और वह सोचते सोचते वो ऐसा उसको लगता है कि उसका जो अस्तित्व है ये एकदम मिट सा चुका है, एक शून्य की तरह हो चुका है और एक बिंदु की तरह एक छोटा सा मेरा जीवन बचा है, सब कुछ मिट सा चुका है। पैर थे और दिल की धड़कन भी कोठरी का घुटा घुटा सा अंधियारा, मटमैली दीवारें और गहन गुफाओं सी अलमारियाँ, जिनमें से बार बार झांक कर देखता देखता था और वो सीए उठता था। फिर जैसे सब कुछ तब्दील हो गया हो, उसे लगा कि उसका आकार बढ़ता जा रहा है। वह मनुष्य हुआ, लंबा तगड़ा तंदुरुस्त पुरुष हुआ। यानी वह उसको कुछ क्षण के लिए लगता है कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मेरा जीवन अब समाप्त हुआ है। लेकिन ऐसे सोचते सोचते जो घर की अलमारियाँ है, वह अलमारी एक बड़ी बड़ी सी गुफाओं की तरह लगती है। जैसे चींटी को सभी चीज़ें बड़ी बड़ी दिखती है, उसी प्रकार उसको उसकी घर की अलमारियाँ, घर की जो चीज़ें हैं वह चीज़ें बड़ी सी दिख रही है और उसे लगता है कि मेरा अस्तित्व ही मिट गया है। लेकिन धीरे धीरे उसका जो खुद में जान आने लगती है और वह बड़ा हो जाता है और बड़ा हो जाने के बाद वह मनुष्य का तगड़ा तंदुरुस्त पुरुष हो जाता है। यानी वह फिर से एक पुरुष इंसान के जैसा बन जाता है। खुद फिर से उसके अंदर एक बल सा उत्पन्न होता है और एक बल आ जाता है।
उसकी शिराओं में कुछ फूट पड़ने के लिए व्याकुलता से खोल उठा। उसके हाथ शरीर के अनुपात से बहुत बड़े, डरावने और भयानक हो गए। उसके लंबे लंबे नाखून निकल आए। वह राक्षस हुआ, दैत्य हुआ, आदिम बर्बर। यानी वह अंधेरी रात में, वह विचारों के ख्यालों में खोते खोते, वह एक राक्षस के जैसा व्यवहार करूँ मैं, ऐसा करूँ मैं, वैसा करूँ। गुस्से से मन ही मन वो क्रोधित हो रहा है, मन ही मन वह ये कर रहा है। और वो डरावनेपन से एक राक्षस आदिम जो दानव करते हैं, आदि मानव की तरह वह दैत्य करते हैं व्यवहार, उस प्रकार मन में, उसके मन में अ, विचारों की गड़बड़ मची चुकी थी। और बड़ी तेजी से सारा कमरा एक बारगी चक्कर काट गया। फिर सब धीरे धीरे स्थिर होने लगा और उसकी सांसें ठीक होती जान पड़ी। और वह एक सोचते सोचते पूरा ये जो कमरा है, वह कमरा एकदम फिर सा जाता है, यानी उसको चक्कर आने लगती है जगपति को। और वहाँ आने के बाद सब कुछ एक स्थिर हो जाता है, उसके विचार शून्य हो जाते हैं, उसकी सांसें ठीक हो जाती है। और फिर उसको थोड़ा सा एक हल्का सा अच्छा जान पड़ता है। फिर जैसे बहुत कुछ कोशिश करने पर स्निग्धि बंद जाने के बाद उसकी आवाज़ फूटी, चंदा। सब कुछ ठीक होने के बाद उसके मुंह से पहली आवाज़ आई, चंदा। चंदा की नरम सांसों चंदा की नरम सांसों की हल्की सरसराहट कमरे में जान डालने लगी। यानी जो चंदा की जो सांसें थी, वह सांसें सुनकर कुछ कमरे में सजू, यानी उसको लगा कि मुझे छोड़कर इस कमरे में चंदा भी है, यानी और भी है कोई, ऐसा उसको प्रतीत होता है। जगपति अपनी पार्टी का सहारा लेकर झुका, कांपते पैर उसके जमीन पर रखे और चंदा की खाट के पाए से सिर टिकाकर बैठ गया। अभी जो है वह खाट से नीचे उतरकर उसके पैर थरथराने लगे थे, कांपने लगे थे। तो वह चंदा के चारपाई थी, वह चारपाई के पैर से, यानी वह जो खूंटा था उसको लगकर वह बैठ जाता है। उसे लगा जैसे चंदा की इन सांसों की आवाज़ में जीवन का संगीत गूंज रहा है। वह उठा और चंदा के मुख पर झुक गया। यानी वह चंदा की जो सांसें आ रही है, उसको लगता है कि यही मेरे जीवन का संगीत है। ऐसे ही उस प्रकार किसी संगीत की तरह उसके मन में वह उसके कानों में वह सांसें गूंज रही थी। और वह चंदा के मुख की तरफ झुक गया। उस अंधेरे में आंखें गड़ाए गड़ाए जैसे बहुत देर बाद सोए चंदा के मुख पर आभा फूटकर अपने आप बिखरने लगी। यानी वह उसी प्रकार जो चंदा के मुख पर झुका रहा, तो आभा यानी जो छाया थी, वह छाया उसकी चंदा के मुख पर मंडराने लगी या दिखने लगी। उसके नक्श उज्जवल हो उठे और जगपति की आंखों को ज्योति मिल गई। वह मुग्ध सा ताकता रहा। यानी जो चंदा के मुख का जो उजाला है, वह उजाला जगपति के मुख पर आया और वह खुद की इसमें खोसा गया, एक ज्योति में मिल गई। यानी वह जगपति जो चंदा की जो रूप था, चंदा का जो सौंदर्य था, उसमें वह खुद का सौंदर्य मिल गया है। चंदा के बिखरे बाल जिनमें हाल के जन्मे बच्चे के गबुआरे बालों की सी महक, दूध की कचा ईंद शरीर के रस सी मिठास और स्नेह सी चिकनाहट, और वह माथा जिस पर बालों के पास तमाम छोटे छोटे नरम नरम से रोए रेशम से, और उस पर कभी लगाई गई सिंदूर की बिंदी का हल्का हुआ मीठा सा आभास। यानी एक बच्चे की रूप की तरह, छोटे बच्चे की रूप की तरह वहाँ पर चंदा का रूप दिख रहा है। उसके लंबे लंबे बाल और उसके चेहरे की चिकनाहट, जो चमक थी, वह सब कुछ वहाँ पर उसे दिख रहा है। और वह उसी पर जो उसके माथे पर जो सिंदूर लगाया था, वह सिंदूर मिट चुका था। मगर उस सिंदूर लगाने की जहाँ पर सिर पर, यानी वह जो भाल था उस पर वो सिंदूर लगाते हैं, और वो सिंदूर मिट चुका था। लेकिन सिंदूर मिट चुका है उसी जगह पर, वहाँ एक छोटी सी ऐसी बिंदी की तरह, भले ही सिंदूर मिट जाता है लेकिन उसकी जो छाया है, उसका जो आभा, जो सिंदूर मिट जाने के बाद वहाँ पर एक
टीका सा वही लग रह जाता है। उसी प्रकार वहाँ पर उसके चंदा के सिर पर है नन्हे नन्हे निर्द्वंद्व सोए पलक, और उसकी मासूम सी कांटों की तरह बौरोनिया और सांस में घुलकर आती हुई वह आत्मा की निष्कपट आवाज़ की लय, फूल की पंखुड़ी से पतले पतले ओठ, उन पर पड़ी अछूती रेखाएं जिनमें सिर्फ दूध सी महक हो। यानी उसके जो पलके है, उसके पलके वह देखता है, उसकी सांसों की जो ध्वनि है, वह ध्वनि जैसे उस ध्वनि में अंदर से आत्मा कुछ कह रही है, जैसे कि मैं निष्कपट हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ऐसा उसको प्रतीत होता है। और जो उसकी आंखों की उसके चेहरे की जो महक है, एक दूध की जैसा, एक बालक के रूप की जरा जैसी दिख रही है। उसकी आंखों के सामने ममता सी छा गई, केवल ममता, और उसके मुख से अस्फुट शब्द निकल गया, बच्ची। यानी वो जो जगपति के सामने यह सब कुछ चंदा का रूप देखकर एक बच्ची की तरह उसको लगता है, और वह बच्ची ही कहता है। और वह डरते डरते उसके बालों की एक लट को बड़े जतन से उसके हथेली पर रखा, और उसी से उस पर जैसे लकीरें खींचने लगा। यानी वह डरते डरते उसकी बालों की जो एक लट है, वह लट हाथ में लेता है, और एक उंगली से उस पर ऐसे लकीरें खींचने लगता है। उसे लगा जैसे कोई शिशु उसके अंक में आने के लिए छटपटाकर निराश होकर सो गया हो। यानी उसको लगता है कि कोई शिशु शिशु यानी बच्चा जो है, बच्चा किसी के पास आने के लिए उतावला होता है, और वह नहीं उसको पास में नहीं लेते हैं, तो वह निराश हो जाता है। उसी प्रकार जो है, उसी प्रकार चंदा ही मेरे पास आना चाहती थी, मेरे नज़दीक आना चाहती थी, पर मैंने उसको डांटा, इनकार किया, और वह नाराज़ होकर सो गई। जिस प्रकार बच्चा कभी हट करता है और उसका हट पूरा न हो तो वह रोकर या निराश होकर सो जाता है, उसी प्रकार चंदा भी सो गई हो, ऐसा जगपति के मन में लगता है। उसने दोनों हथेलियों को पसार कर उसके सिर को अपनी सीमा में भर लेना चाहा कि कोई कठोर चीज़ उसकी उंगली से टकराई, वह जैसे होश में आया। यानी वह अपनी दोनों हथेली कर पसार कर उसके सिर को अपने पास यानी अपने सीमा में लेना भरना चाहता था, उस आगोश में लेना चाहता था। तभी उसकी उंगली में कुछ जो चीज़ है, वह चीज़ चुभ गई है, टकराई, और वह होश में आया। बड़े सहारे से उसने चंदा के सिर के नीचे टटोला। वह एक रुमाल में बंधा कुछ उसके हाथ में आ गया। यानी वह अंधेरा था, तो वह टटोलते टटोलते उसके सिर के पास एक रुमाल मिला, और उसमें कुछ बंधा हुआ था। अपने को संयत करता वह वही जमीन पर बैठ गया। उसी अंधेरे में उस रुमाल को खोला तो जैसे सांप सूंघ गया। चंदा के हाथों के दोनों दोनों सोने के कड़े जिनमें लिपटे थे। यानी वह जो था, वह ऐसे देख रहा था। तब वह देखकर वह वहीं पर जैसे एकदम स्तब्ध हो गया। उसी प्रकार वह वहाँ पर बैठ जाता है, और एक साफ सा प्रतीत होता है। देखने खोलने के बाद वहाँ पर जो चंदा ने कहा था कि मैंने मेरे यहाँ कड़े बेचकर दवाई लाई है, तो कड़े तो वहाँ है। वह देखकर वह एकदम स्तब्ध हो जाता है, और वह कड़े उसको वहाँ, वो कंगन वहाँ पर उसको मिलते हैं। और तब उसके सामने सब सृष्टि धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगी। यानी उसने तो, उसके पत्नी चंदा ने तो कहा था कि उसको मैंने कड़े बेचकर तुम्हारे लिए ताकत की दवाई, एनर्जी की दवाई लाई है, और कड़े तो यहाँ है। यह सब देख उसको कड़े मिलने के बाद वहाँ सोचने लगता है, तो यह चंदा ने तो कहा था कि मैंने उसके कड़े बेचकर तुम्हारे लिए ताकत की दवाइयाँ लाई थी, वे सब दवाइयाँ और ताकत के टॉनिक उसके तो कहा था, ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ के कड़े बेचने को दिए थे, पर उसका गला बुरी तरह सूख गया था। यानी यह सब देखने के बाद उसके गले में उसका गला सूख गया था, और वो सोच में पड़ गया कि कड़े तो यहाँ पर है। चंदा ने तो कहा था मुझे कि मैंने मेरे कड़े बेचकर तुम्हारे लिए दवाइयाँ खरीदी है, किसी का एहसान नहीं है, लेकिन कड़े तो यहाँ हैं। यह सोचकर उसका गला सब कुछ सूख गया था।
जबान जैसे तालू से चिपक कर रह गई। उसने चाहा कि चंदा को झकझोरकर उठाए, पर शरीर की शक्ति बसी थी, रक्त पानी हो गया था। थोड़ा संयत हुआ, उसने वे कड़े उसी रुमाल में लपेटकर उसकी खाट के कोने पर रख दिए और बड़ी मुश्किल से अपनी खाट की पाटी पकड़कर लुढ़क गया। यानी यहाँ पर वह सोच रहा था कि उसको एक गुस्से से चंदा को जगाए और बता पूछे, लेकिन वह पूछने का साहस नहीं हुआ, क्योंकि मन की जो शक्ति थी, मन शरीर में शक्ति थी, शरीर में एनर्जी थी, लेकिन मन की जो शक्ति थी वह शक्ति नहीं थी। और उसका जो रक्त था वह रक्त पसीने से पानी पानी हो गया था। मन में कुछ संशय भी आया, लेकिन वह कुछ न कर सका। तो उसी ने वह जो कड़े थे वह कड़े उसी रुमाल में लपेटे जैसे थे उस स्थिति में रखे और वह जाकर अपनी खाट पर जाकर सो गया। पर क्यों क्यों आड़े आज तक छुपाए रही? उसने इतना बड़ा दुराव क्यों किया? आखिर क्यों, किस लिए? और जगपति का दिल भारी हो गया। यानी वह सोच रहा है, आखिर उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? आखिर उसने मुझे झूठ क्यों बोला? यदि बोला तो क्यों? उसने कहा कि कड़े बेचे हैं, लेकिन वह कड़े तो अभी है। आखिर क्यों उसने ऐसा किया? यह सब कुछ सोचते सोचते उसका दिल भारी हो रहा था। उसे फिर लगा कि उसका शरीर सिमटता जा रहा है और वह एक सीख का बना ढांचा रह गया, नितांत हल्का तिनके सा, हवा में उड़कर भटकने वाले तिनके सा। तब वह ऐसा सोच रहा है कि ऐसा आखिर क्यों किया मैं, क्यों उसने मुझे झूठ कहा चंदा ने? ऐसे सोचते सोचते उसका मन दिल भारी हो जाता है और उसको लगता है कि मैं फिर शून्य हूँ, मैं फिर शून्य हूँ, इतना शून्य हूँ, इतना हल्का हूँ कि मैं हवाओं में भी उड़ सकता हूँ। इस प्रकार वह उसका शरीर उसको लगने लगता है। उस रात के बाद रोज जगपति सोचता रहा कि चंदा से कड़े मांग कर बेच ले और कोई छोटा मोटा कारोबार ही शुरू कर दे, क्योंकि नौकरी छूट चुकी थी। इतने दिन की गैर हाजिरी के बाद वकील साहब ने दूसरा मुहूर्त रख लिया था। यानी वह सोचता है, बहुत बार सोचता है कि चंदा से कड़े मांग कर उसको बेचकर एक छोटा मोटा कारोबार या व्यवसाय व्यापार प्रारंभ करूँ। जो नौकरी जो थी वकील के यहाँ मुरहम की यानी मुनीम की जो नौकरी थी वह नौकरी भी छूट गई है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे की छुट्टी थी, अस्पताल में था। तो वकील ने दूसरा वहाँ पर जो मुरहिम यानी मुनीम रख लिया। वह रोज यही सोचता, पर जब चंदा सामने आती तो न जाने कैसी असहायता सी उसकी अवस्था हो जाती। उसे लगता जैसे कड़े मांग कर वह चंदा से पत्नी तत्व का पद छीन लेगा। यानी वह सोचता है हर रोज की चंदा से मैं कड़े मांगूं, लेकिन वह जब भी चंदा सामने आती है और वह मांगना चाहे तो जैसे उसके अंदर की जो पत्नीत्व है, चंदा के अंदर, वह पत्नीत्व का पद छीन जाएगा या छूट जाएगा। उसको उसके मन में ठेस लग जाएगी, उसको बुरा लगेगा। यह सोचकर वह नहीं मांगता है। मातृत्व तो भगवान ने छीन ही लिया। वह सोचता आखिर चंदा क्या रह जाएगी। एक स्त्री से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या। वह सोचता है कि मैं चंदा से कड़े मांगूं तो पहले तो ममता जो कहकर जो प्रेम था, मातृत्व का प्रेम था, वह तो भगवान ने छीन ही लिया है। और किसी स्त्री से यदि उसका पत्नीत्व छीन जाए तो वह स्त्री किस प्रकार की स्त्री है, उसके जीवन में स्त्री तत्व का महत्व क्या है, स्त्री होने का महत्व क्या है, उसके अंदर का मातृत्व और पत्नीत्व छीन जाए तो, पत्नी का अधिकार और माता का अधिकार यदि छीन जाए तो एक स्त्री के जीवन में और क्या रहा है बाकी, ऐसा वह सोचता है। चंदा के साथ वह यह अन्याय कैसे करे, उससे दूसरी आंख की रोशनी कैसे मांग ले? फिर तो वह नितांत अंधी हो जाएगी और उन कड़ों को मांगने के पीछे जिस इतिहास की आत्मा नंगी हो जाएगी, कैसे वह उस लज्जा को सो ही उधार कर ढांपेगा। यानी मैं कड़े मांगूंगा तो कड़े मांगने के बाद पिछला जो इतिहास है, जो अस्पताल का जो इतिहास है, वह इतिहास जो भी घटित हुआ है वह सब कुछ ऐसे उड़ेल कर सामने आ जाएगा और उन सब का मैं कैसे वह सब का उधार कर वह कैसे ढांपेगा, तो वह सब कुछ बताएगी। और फिर
लज्जा के कारण मैं ही झुक जाऊँगा, यह कहकर वह कुछ नहीं बोलता है। तो इस भाग में यह कहानी यहाँ तक ही देखेंगे, अगले भाग में अगली इसके आगे की कहानी देखेंगे। तो ऐसे ही निःशुल्क नेट सेट जेआरएफ का अध्ययन करने के लिए हिंदी साहित्य से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।